जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना होता है और एनसीईआरटी की अभी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें से अभी हम 7th क्लास के हिस्ट्री सब्जेक्ट को चुने हुए हैं और आज हम 7th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो भी हम जानेंगे। इसके साथ ही फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप पहली बार में ये देख रहे होते कि इस चैप्टर में है क्या चीज, क्या कहानी है, पूरी स्टोरी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। यहाँ लिखा है लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है, तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां कहते हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे कि कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई अलग अलग, कोई अवधी लैंग्वेज बोलता है, भोजपुरी बोलता है, तो आप पहले ही समझ जाते हैं कि अच्छा ये भोजपुरी बोल रहे हैं, जरूर ये बिहार तरफ से है। अवधी बोल रहा है, जरूर ये यूपी से है। तो कुछ लोग ये सोचने लगते हैं, कुछ क्या जनरली हम सब लोग सोचते हैं कि ये जरूर हो सकता है ये जो लैंग्वेज है बोल रहे हैं ये सदियों से चलता आ रहा है। तो यहाँ पर चैप्टर में ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है। जैसे जैसे समय में बदलाव होता गया है वैसे वैसे वहां पर वो लैंग्वेज बोली गई है। वे समय के साथ साथ बदलती हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। तो कुछ परंपराएं कैसी हैं, सेम है। ऐसा है कि आप चाहे यूपी चले जाएं, तमिलनाडु चले जाएं, वो सेम है। और कुछ परंपराएं केवल यूपी में है, केवल तमिलनाडु में है, केवल केरल में है। और कुछ परंपराएं इस तरीके से हैं कि यूपी में वो पुराने रीति रिवाज मनाए जा रहे हैं, तो अगर वो मध्य प्रदेश में पहुंचा है तो वो नए तरीके से उस चीज को अपनाया जा रहा है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतः संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। तो महोदयपुरम केरल राज्य का एक हिस्सा है, ये ध्यान रखना है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया है महोदयपुरम को। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। कहाँ? महोदयपुरम में मलयालम लैंग्वेज बोला जाता था। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख, तो ये मलयालम लैंग्वेज में लिखा हुआ है। धीरे धीरे करके ये लोकल लैंग्वेज जो थी मलयालम लैंग्वेज, राजाओं ने अपने अभिलेख में इस लैंग्वेज का यूज किया और अभिलेख में लिखवाए। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया गया है कि पुराने क्षेत्र में जो क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर यह बताया गया कि सरकारी अभिलेखों में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करने वाले में सबसे पहला उदाहरण ये है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
14वीं शताब्दी, लीला तिलकम, व्याकरण और काव्य शास्त्र के विषय पे लिखा गया है। और इसमें जो प्रणाली यूज की गई, लिखने की शैली यूज की गई है, वो है मणि प्रवालम। मणि प्रवालम का अर्थ है या शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं में संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। तो ये लाइनें आपको अपने एग्जाम के हिसाब से टिक करना है, थोड़ा बार बार रिवीजन भी करना है। शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। यहाँ पर आप इस इमेज में देखना, ये इमेज बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी की है। तो कृष्ण भगवान, बलदाऊ और सुभद्रा, ये तीन लोगों की जो इमेज है वो यहाँ पर है। अन्य क्षेत्र में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में। पुरी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। जगन्नाथ का संप्रदाय, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया है। जगन्नाथ जी की बात कर रहे हैं कि ये आज भी उड़ीसा में जो स्थानीय लोग हैं लकड़ी से बनाते हैं, और ऐसा देखकर ये समझ में आता है कि ये पहले स्थानीय देवता थे लोकल लोग में, लेकिन धीरे धीरे करके बाद में ये विष्णु का स्वरूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। ये आप अपने एग्जाम के हिसाब से याद रखना। गंग वंश, राजा अनंत वर्मन पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल, मराठे, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, लोगों ने उड़ीसा को जीता था, ये भी ध्यान रखें। सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। तो ये है जगन्नाथ जी की मंदिर। बातों से समझ में आ ही गया होगा कि जगन्नाथ या उड़ीसा में जो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, जिन्होंने कब्जा किया, वो सबसे पहले चाहते थे कि इस मंदिर पर हमारा नियंत्रण या कंट्रोल हो। जैसे ही मंदिर पर कंट्रोल होगा तो वहां के जो लोकल लोग हैं वो इनके कंट्रोल में आ जाएंगे। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, वहां एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल और अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। ये बात तो है, राजस्थान आज भी अगर बात की जाती है तो वहां राजपूतों का नाम आता है कि वहां पर राजपूतों की संख्या बहुत ज्यादा है। और इसके बाद वहां की संस्कृतियों को भी देख करके ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों और अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग विभिन्न परिवार के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रणक्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। अभी हम केवल नॉर्मल चीजें जान रहे हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते जाएंगे। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती थी। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अपने जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था।
क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी कि विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। तो ये कह रहे हैं कि शूरवीरता में पुरुष तो थे ही थे, जैसे कि युद्ध लड़ने जाते थे, खासकर राजपूतों का नाम आता है कि लड़ने जाते हैं तो वहां पर चाहे हार हो या जीत हो, अगर हार होने वाली होती तो अंतिम तक लड़ते रहते हैं, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, चाहे भले मर जाएंगे। तो उसी तरीके से कहा जा रहा है कि ये लोग तो शूरवीर थे, क्या स्त्रियों में भी ऐसा था? तो कहा जा रहा है कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिनमें स्त्रियों ने पति के मर जाने के बाद खुद को सती कर दिया। कई बार ऐसा होता था कि बाकी स्त्रियों को भी ऐसा करना पड़ता था या इस चीज के लिए तैयार होना पड़ता था। अब यहाँ पर ये आप मानचित्र देखिए, जो ये मानचित्र है यह वह क्षेत्र है जिनकी इस अध्याय में चर्चा की गई है। तो इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? जगह के नाम जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, शिमला, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, बीकानेर, राजस्थान, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, मेवाड़, चित्तौड़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, अवध, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ढाका, उड़ीसा, भुवनेश्वर और यहाँ पे है पुरी। पुरी के बारे में हमने पढ़ लिया। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इधर है गोवा, यहाँ है दमन द्वीप का एरिया, केरल, तमिलनाडु। तो केरल, तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम, इनके बारे में भी हमने स्टार्ट में बात कर लिया। तो कहा गया कि जो चैप्टर में नाम आएंगे उनको यहाँ पर शो किया गया है। क्षेत्रीय सीमांतों में से परे कथक नृत्य की कहानी। अब हम कथक नृत्य के बारे में जानेंगे। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूप में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कहाँ के? उत्तर भारत के। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। यहाँ कथक का शब्द क्या है ये भी आप देख लेना। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। कहानी सुनाने वालों की मंदिरों में एक जाति थी कथक। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक के कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। तो ये लाइनों पर आपको फोकस करना है, एग्जाम के हिसाब से फोकस करना है, लेकिन अभी रटना रटाना नहीं है, ध्यान रहे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। मुगल बादशाहों के टाइम पर बात की गई है, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर ये दो परंपराओं घरानों में फूला फला। राजस्थान, जयपुर के राज दरबारों में, लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। अंतिम में अवध किसे कहा गया है? जो उत्तर प्रदेश का एरिया, अवध हमने मैप में देखा। और यहाँ पर अंतिम नवाब थे अवध के वाजिद अली शाह। इन्होंने कथक नृत्य को प्रमुख रूप से संरक्षण दिया और यहीं से वो उभरा भी। 1850 से 75 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया या संस्थापित हो गया। तो इस पर तो हमने देखा कि कौन सा एरिया कहाँ का। हमने मैप देखा, मैप में इन सारी जगहों की चर्चा हमने कर लिया। सबकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण और अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। तो जो यहाँ पर इसकी प्रस्तुति में है ना,
ये वाली लाइन आप एग्जाम के हिसाब से याद रखना। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा, गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इस 6 शास्त्रीय नृत्य रूप में मान्यता मिल गई। 6 शास्त्रीय लोक नृत्य हैं, उनमें से कथक भी है। श्रेणी या शास्त्रीय। ऐतिहासिक रूप से शब्द का तात्पर्य कला साहित्य की उन महान कृतियों से है जिसकी रचना 5वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन यूनान में की गई थी। यह वह कला था जब यूनान में एंथेस उन्नति करते करते एक अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति पर पहुंच गया था। एंथेस की यह उन्नत स्थिति निकट और मध्य पूर्व से भारतीय सीमा पर सिकंदर की विजयों तक बनी रही। इसके बाद है शास्त्रीय नृत्य। किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए? इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है? किसी नृत्य को शास्त्रीय क्यों माना जाए, इस पर विचार किया जा रहा है, जो कई वर्षों लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है। अथवा यह शास्त्रीय इसलिए क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विश्लेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः सही नहीं होता है। ये जो इमेज है ये कथक नृत्यांगन का है। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है निम्नलिखित हैं। कथक के अलावा ये नृत्य हैं भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में होता है, कथकली केरल में, ओडिशा में ओडिसी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में और मणिपुरी मणिपुर में होता है। तो 6 शास्त्रीय लोक नृत्य हैं और या 6 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें से कथक पहला है, सेकंड है भरतनाट्यम, थर्ड है कथकली, फोर्थ है ओडिसी, फिफ्थ है कुचिपुड़ी और सिक्स है मणिपुरी। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। यहाँ पर जगह और नाम दोनों बताया गया है। संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्र की परंपरा। अब यहाँ पर चित्रकला पर ध्यान देते हैं। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। जैसे इतना छोटा कपड़ा उस पर बना दिए, छोटा कागज उस पर बना दिए, उन्हें लघु चित्र कहा गया। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। ये एग्जाम के हिसाब से आपकी इंपॉर्टेंट है। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथ को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर जहांगीर शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्य की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी। उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाइयां, शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोग, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। जैसे कि ये वाला जो इमेज है ये शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर जो दिखाया गया है उसके बारे में है। तो इस तरीके से पहले तो फोटोग्राफी होता नहीं था, तो चित्रकार हुआ करते थे। तो चित्रकार इस तरीके से हर एक घटना को चित्र में उकेर देते थे। तो वही चीज यहाँ पे शो किया गया है चटक रंगों का यूज करके। और नियम ये भी था कि बादशाह और उसके कुछ आसपास, मतलब कि जो सबसे करीबी है वही लोग केवल इसे देख सकते थे, पूरी आम जनता नहीं देख सकती थी। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए।
परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों को अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषय का चित्रण बराबर जारी रहा है। ये इमेज देखिए कि जैसे कि एक युद्ध टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह सेकंड राजपूत के चित्रिया, ये लघु चित्र है, ये होली खेलते हुए है। तो इस तरीके से चटक रंगों का यूज करके हर एक चीज को शो किया गया है। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा गया। तो 17वीं शताब्दी के आसपास लघु चित्रकला हिमालय में या हिमालय की तलहटी में विकसित हुआ और उसमें साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का विकास हुआ। इस वजह से उसका नाम पड़ा बसोहली शैली। ये आप एग्जाम के हिसाब से टिक कर लेने, याद रखना। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह है भानुदत्त की रसमंजरी। ये एग्जाम के लिए बसोहली शैली का यूज करके भानुदत्त की रसमंजरी तैयार हुए था। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्र की ओर पलायन कर गए। तो यहाँ पर ध्यान देना, कहा गया मुगल कलाकार मैदानी इलाकों में चले गए। जो मुगल कलाकार थे, चित्र बनाते थे, गायक थे वो। फिलहाल यहाँ पर इस इमेज में ये लघु चित्र है, देखना, कृष्ण राधा और उसकी सखियां पहाड़ियां। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कृष्ण जी हैं, ये राधा रानी और उनकी सखियां यहाँ पे हैं। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। तो जो मुगल के टाइम पर चित्रकार थे वो चले गए कहाँ? मैदानी इलाकों में। मैदानी इलाकों में पहले से ही ऐसे कई सारे लोग थे जो आश्रय देने को तैयार थे। इन्हें घर मिल गया और फिर वहां पर जो चित्रकारी पैदा हुई, जिसमें शैली यूज किया गया, नई शैली का विकास हुआ, वो है कांगड़ा शैली। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे ने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां के वैष्णव परंपरा थे। ठंडे नीले और हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जो कांगड़ा शैली की विशेषता है वो है ठंडे नीले और हरे रंग के साथ साथ कोमल रंगों का यूज करना और विषयों को काव्यात्मक चीजों का यूज करके फिर उसका दिखाया गया या शो किया गया है। इसके बाद स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे हैं। बंगाल के बारे में अब देखते हैं, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, ये टॉपिक है। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते थे। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? आज जो लोग मानते हैं कि बंगाली जो है वो संस्कृत से विकसित हुआ है, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, जो बंगाली है वो संस्कृत से विकसित नहीं हुई है। तो कह रहे हैं तो फिर कैसे विकसित हुई? ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे। बंगाल और मगध जो आज का बिहार है, होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्तवंशी शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अत्यधिक प्रबल हो गए। तो जैसे कि जो गुप्त वंश के शासक थे
वो क्या किए, जो उत्तरी बंगाल वाला एरिया था वहां पर राजनीतिक रूप से अपना कंट्रोल करने लगे और ब्राह्मणों को बसाना शुरू किए, जिसके वजह से ये वाला जो एरिया रहा है वहां पर संस्कृत का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। तो चीनी यात्री हेनसांग 7वीं शताब्दी में आया था और उसने देखा कि बंगाल में सबसे ज्यादा संस्कृत शब्द यूज हो रहा है। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उदय हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थी। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया, किसे, बंगाल को जीत लिया, तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। तो बंगाल को सूबा मान लिया गया, किसके टाइम पर, अकबर के टाइम पर, वही 1586 में। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, बंगाली का उद्भव संस्कृत से हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी, यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से प्राप्त हुआ, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। तो केवल संस्कृत ही नहीं, और भी कई लैंग्वेज हैं और उसके शब्द हैं जो इसमें यूज हो गया है, और उसके बाद ये बंगाली लैंग्वेज बना। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, जिसका मतलब है शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य, जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां आदि शामिल है। तो यहाँ पर पहली श्रेणी में संस्कृत के महाकाव्यों के अनुवाद में लिया गया है मंगल काव्य को, और भक्ति साहित्य को लिया गया है। और भक्ति साहित्य में गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता चैतन्य देव की जीवनी के बारे में वहां चर्चा है। तो ये थोड़ा सा आप एग्जाम के हिसाब से याद रखना। और दूसरी श्रेणी में, अभी हमने बात किया पहली श्रेणी का, दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत, ये दूसरी श्रेणी में शामिल है। और यहाँ पर जैसे मंगल काव्य है, भक्ति साहित्य, ये पहली श्रेणी में शामिल है। यहाँ पर मैनामती गोपीचंद और धर्म ठाकुर, इससे रिलेटेड कुछ बातें लिखी हैं। नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया। तो कोई रानी मैनामती थी जिन्होंने अपने बेटे गोपीचंद को संन्यास लेने के लिए बात कही, जबकि नाम है रानी, मतलब उपाधि दी गई, या रानी है मतलब तो उसको तो राज्य मिलना चाहिए, लेकिन आखिर वो क्या कारण रहा होगा जहां पर अपने बेटे को वो संन्यास लेने के लिए कह रही। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। ये एग्जाम के हिसाब से याद रखना, धर्म ठाकुर एक लोकप्रिय देव हैं। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गईं जिनमें इंगित किया गया कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी, पहली वाली श्रेणी में। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। इसके बाद है पीर और मंदिर। तो यहाँ पर पीर शब्द का मतलब भी बताया गया है। पीर का मतलब है फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्र को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। जो जो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे।
सने सने स्थानीय मछुआ तथा स्थानीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजाति थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। अब जो लोग ऐसा झूमिंग कृषि टाइप का करने लग गए थे, धीरे धीरे करके वो किसानों के समूह में आ गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे। इन इलाकों को धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ से बाहर आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। तो पीर किसको कहा करते थे, यहाँ पे बता दिया गया है थोड़ा सा डिटेल में, एग्जाम के हिसाब से आप ऐड कर लेना। इस पीर श्रेणी में संत या और सूफी या अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेश, देवत्व प्राप्त सैनिक, योद्धा, विभिन्न हिंदू बौद्ध देवी देवता, यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। ये भी याद करना। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई। उनकी मजारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती है। बंगाल में आज भी सबसे ज्यादा पीर वाली मजारें पाई जाएंगी। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। 15वीं शताब्दी के बाद बंगाल में 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। मंदिर किनके द्वारा बनवाए जाते, जिनको शक्तिशाली, मतलब जो शक्तिशाली बन रहे थे और अपनी शक्ति दिखाना होता था, वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण मिट्टी और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, कंसारी आदि के समर्थन से बने थे। तो बंगाल में साधारण ईंट और मिट्टी गारे से कई सारे मंदिर बने हुए थे, ये याद रखना है। और इसमें कालू, तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर, इनके समर्थन से बनी थी, ये याद रखना है। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति और प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता, जो पहले गांव में छाव छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, तो ब्राह्मण द्वारा मान्यता प्राप्त कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाने लगी। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाल या चौचाल होती थी। तो मंदिरों की जो शक्ल, कैसे आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह रहती थी। दो चाल, दो छतों वाली, और चौचाल, चार छतें वाली भी होती थी। टिक कर लेना एग्जाम के हिसाब से। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव। तो ये किसमें, बंगाली शैली में शामिल हो गया। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली और ढांचे में चार त्रिकोणी छतें चार दीवारों पर रखी जाती थी। त्रिकोणी जो छत है चार दीवारों पर रखी जाती थी, जो उर्वरक तिर्यक रेखा या बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। यहां से आपको ये पूरा एग्जाम के हिसाब से टिक कर लेना है। लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियां, सजावटी टाइलों और मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिर में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पर ये एरिया बताया गया है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले और विष्णुपुर के मंदिर में अलग टाइप की सजावट थी, जो उत्कृष्ट कोटि की मानी जा रही है। और बाकी यहाँ पर विशेषताएं बताई गई हैं, ये आपको टिक कर लेना है। इस चित्र को देखिए, ये कितना सुंदर है। ये है घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी का एक फलक। ये घरेलू मछली तैयार कर रहे हैं। मछली भोजन के रूप में। परंपरागत भोजन संबंधी आद्य आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करता है। बंगाल एक नदी मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, तो यहाँ पर मछली ज्यादा मात्रा में मिलेगी ही। इसलिए स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं की
गरीब बंगालियों की भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त था। मछली पकड़ना वहां का प्रमुख धंधा रहा और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया। तो जो मिट्टी की पट्टियां उनमें डिजाइन बनी हुई है, और कैसा डिजाइन कि मछलियों को साफ करते हुए दिखाया गया है, मछलियों को टोकरी में भर के ले जाते हुए दिखाया गया है। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बंगाल में 13वीं शताब्दी में रची गई है। क्या नाम है? बृहद धर्म पुराण। ये संस्कृत ग्रंथ है। इसमें स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी गई है। तो कौन से ग्रंथ में ब्राह्मणों को मछली खाने की अनुमति दी गई है, ये आपको याद रहे। और फाइनली यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। 7 चैप्टर में आपने क्या नई नई चीजें सीखी, हमें जरूर बताएं। यहाँ पर आपके एग्जाम के हिसाब से लगभग हर एक चीज बताई गई।